वाई पीपल फेल इन CSS के तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे हार्ड वर्क नहीं किया, पढ़ा नहीं, तो वो तो ऑब्वियसली आपको खुद भी पता होता है कि इतना आपने काम किया ही नहीं है, इतना हार्ड वर्क किया ही नहीं कि इसमें एग्ज़ाम से निकल सकें। तो म- मेरा ख्याल है कि हम इसे सिर्फ इस पे फोकस करते हैं कि वाई पीपल फेल इन CSS डिस्पाइट हार्ड वर्क। तो मेरा ख्याल में जो पहली वजह है, और ये ख्याल जो है वो बेस करता है उस मुशाहिदे के ऊपर जो मैंने अपने कोलीग से के साथ भी देखा, जो बहुत अच्छे थे, हार्ड वर्किंग थे, लेकिन वो नहीं क्लियर कर सके एग्ज़ाम, और कुछ अपने स्टूडेंट्स को भी देखा। तो मेरा ख्याल है सबसे पहला इशू जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि बहुत सारे लोग उस 3 घंटे में उस तरह से पेपर नहीं अटेम्प्ट कर पाते कि जिस तरह से उनको करना चाहिए पेपर अटेम्प्ट। टाइम मैनेज नहीं हो पाता, 2 सवालों को ज़्यादा टाइम दे देते हैं, बाकियों को कम देते हैं, किसी एक पे जो है वो बिल्कुल ही छोड़ देते हैं कोई एक सवाल। तो जिसकी वजह से ये टाइम मैनेजमेंट की ख़राबी की वजह से वो उनको आता तो है, उन्होंने हार्ड वर्क भी किया होता है, लेकिन वो पेपर में जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाते। सेकंड रीज़न इसकी है टू मच नॉलेज एंड पुअर प्रायोरिटाइजेशन। जब आपके पास बहुत कुछ हो कहने को, बहुत ज़्यादा बातें हों, बहुत सारा नॉलेज हो, लेकिन आप अपने उस नॉलेज को प्रायोरिटाइज ना कर सकें, बता ना सकें कि मैंने पहले क्या बात करनी है, दूसरी क्या बात करनी है, और कोई ऐसी बात जो मैं ना भी करूं तो कोई मतलब इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक बड़ी अहम बात है, पुअर प्रायोरिटाइजेशन वाली। इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा जानते हैं, यानी कि मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनके बारे में मेरा ख्याल है कि वो हमसे बहुत बेहतर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सके। सिर्फ इस वजह से शायद कि उनके पास इतना ज़्यादा नॉलेज था, लेकिन नॉलेज को कहीं वो सम अप करना या उसे समराइज करने का आर्ट नहीं था उनके पास। थर्ड इज पुअर कॉम्प्रिहेंशन। जब आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो आप और किताब आपस में जो है वो, आप किताब को समझ रहे हैं, आप किताब पढ़ रहे हैं। इसी तरह एक दूसरा एस्पेक्ट है लर्निंग का। एक तो लर्निंग का एस्पेक्ट है किताब, किताब से पढ़ना। दूसरा है मुकालमा, डायलॉग। डायलॉग भी 2 तरह के होते हैं। एक होगा आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, जो आपका एक इनर डायलॉग चल रहा है, आप अपने दिमाग में खुद ही सोच रहे हैं। दूसरा है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इन सब का जो बैलेंस है, वो आपकी लर्निंग को बेहतर करता है। अब पुअर कॉम्प्रिहेंशन जो मेरे ख्याल में तीसरा सबसे बड़ा मसला आता है, वो इसलिए आता है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, वो अपनी एक प्री कंसीव्ड नोशन के साथ पेपर अटेम्प्ट करते हैं। वो ये देखते ही नहीं कि एग्जामिनर ने पूछा क्या है। वो ये समझ ही नहीं पाते कि पेपर में लिखा क्या है, वो क्या पूछना चाहता है। उन्होंने जो याद किया होता है, जो उन्होंने समझा होता है, सिर्फ उसी तरह ही वो उसे लिख देते हैं। बल्कि ये आपने अपनी ज़िंदगी में भी देखा होगा कि अक्सर मुकालमे में भी बहुत सारे लोग, जो कोई भी सवाल कर रहा हो, वो जवाब वही देते हैं जो उन्होंने पहले से सोचा हो, और उस सवाल पर बिल्कुल फ़ोकस नहीं करते जो कि अगला पूछ रहा है आपसे पूछने वाला। तो ये बुनियादी तौर पर ये एक स्किल है जिसको वक़्त के साथ डेवलप किया जा सकता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लिसनिंग एंड देन अंडरस्टैंडिंग। लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रिहेंडिंग, यानी आप बात को समझ। फोर्थ जो एक रीज़न है जिसकी वज़ह से बच्चे फेल होते हैं, वो है फ़ियर ऑफ एग्ज़ाम। अ, जैसे फ़ियर ऑफ स्टेज होता है कुछ लोगों को, इसी तरह फ़ियर ऑफ एग्ज़ाम भी होता है, और बड़ा वैलिड है। और ये फ़ियर होना चाहिए किसी हद तक, क्योंकि अगर ये फ़ियर नहीं होगा तो फिर तो आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएँगे, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएँगे, तो वहाँ परफ़ॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो इस फ़ियर को भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है कि या तो ये फ़ियर जो है वो एस्पायरेंट को ओवरकम कर लेता है, या वो इसे ओवरकम कर लेता है। तो ये एक तरह की एक स्ट्रगल रहती है आपकी इस खौफ के साथ इम्तिहान अटेम्प्ट करने। उसका तरीका सबसे अच्छा यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम सेटिंग में बैठें और पास पेपर्स अटेम्प्ट करें, ताकि आपका वो जो एग्ज़ाम का फ़ियर है, वो जाता रहे। फिफ्थ रीज़न इज़ ओवर रिलायंस ऑन मेंटोर्स। मैंने जैसे कि पहले भी कहा है कि हर एक की अपनी यूनिक जर्नी है, हर एक जो है वो अपने हिसाब से अटेम्प्ट करता है सीएसएस। किसी की भी जर्नी को
अपने लिए आप उससे सीख तो सकते हैं, मुख्तलिफ लोगों से बात करें, लेकिन किसी एक आदमी की बात को आखिरी हतमी या फाइनल मान लेना, ये भी मैंने देखा है कि अक्सर लोग इसकी वजह से परेशान होते हैं एग्ज़ाम में। क्योंकि उस आदमी का अपना एक्सपीरियंस होता है, आपका अपना यूनिक पर्सनैलिटी है, आपका अपना दिमाग है। तो वो जब आप किसी का भी उठाकर अपने के ऊपर थोप लेते हैं उसकी उसकी स्ट्रैटेजी या उसका तरीका, तो और आप उसमें परफ़ॉर्म नहीं कर पाते फिर। एक तो ये रीज़न है और एक और रीज़न जो बड़ा अहम है, वो ये कि बहुत सारे लोग जिनके पास अच्छा नॉलेज है, जिन्होंने बड़ा हार्ड वर्क किया है, वो इंग्लिश के बहुत मुश्किल वर्ड्स यूज़ करते हैं या फिर बहुत फिलोसॉफिकल सेंटेंसेस बनाते हैं। ये अच्छा है, थोड़ा बहुत फ़लसफ़ा आप सब पढ़ा करें, हमने भी पढ़ा था। पढ़ते हैं सिविल सर्विस के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इस सवाल का जवाब मैंने क्लैरिटी के साथ देना है। यानी ये सवाल जो मुझसे पूछा गया है, इसका जवाब मैंने सिंपल देना है, क्लियर कम्युनिकेशन रखनी है, क्लैरिटी रखनी है अपने मैसेज में, अपने आंसर में। अगर आप वो क्लैरिटी को उसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, उसमें ज़्यादा फिलोसॉफिकल आंसर्स देना शुरू कर देते हैं, जो कि अक्सर उन बच्चों के साथ होता है, तो फिर उसमें बोर्डम आ जाता है, बोरियत आ जाती है, फ्लो ख़राब हो जाता है, एसे का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाता है आंसर का। और जब भी आप पेपर अटेम्प्ट करें, तो कोशिश करें कि एग्ज़ामिनर को जो है वो डिक्शनरी कंसल्ट ना करनी पड़े कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज भी है, तो फिर भी मेरा ये ख़्याल है कि सादा बात करना, सिंपल बात करना हमेशा ज़्यादा मुश्किल होता है और मुश्किल बात करना आसान होता है। अब हम आते हैं एसे राइटिंग की तरफ। एसे राइटिंग जो है ये इसमें काफ़ी सारे लोग जो है वो मतलब कन्फ्यूज़ रहते हैं कि ये क्या चीज़ है और लोग क्यों ऐसे में फ़ेल होते हैं और जो पास होते हैं वो कैसे पास होते हैं। एसे है ट्रिकी चीज़ है काफ़ी। वो इसलिए कि देखें ये एक तरह से ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी को एग्ज़ामिनर के सामने रख देता है। यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स आती हैं, आपका स्ट्रक्चर आता है, आपकी क्लैरिटी आती है, आपके लॉजिक आता है, आपका क्रिटिक आता है, आपका एक्सप्रेशन आता है। यानी कि इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जिससे एग्ज़ामिनर को ये पता चलता है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को कैसे एनालाइज़ करते हैं, कैसे देखते हैं और उसको कैसे प्रेज़ेंट कर सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ जब पेपर आपके सामने आए, तो सबसे पहला सवाल आता है टॉपिक सिलेक्शन का। आपने सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि आप जो टॉपिक सेलेक्ट करें, वो सोशल इश्यूज़ के ऊपर हो, पॉलिटिकल इश्यूज़ पर हो, इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर हो। कोशिश करें जिस हद तक अवॉइड कर सकते हैं, लिटरेरी टॉपिक को अवॉइड करें। अनटिल अनलेस कि आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि आप उसको हैंडल कर सकेंगे, क्योंकि कुछ लोगों की एक्सेप्शनल कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, वो एक्सेप्शनल राइटिंग स्किल्स होती हैं, वो ये काम कर सकते हैं। आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कोशिश करें कि आप ज़्यादातर उन्हीं टॉपिक्स के साथ जाएँ जिसके ऊपर पहले से मटेरियल मौजूद है और फिर आप उस मटेरियल को जो है वो जो आपके ज़हन में मौजूद है उसे आप प्रायोरिटाइज़ करना शुरू कर दें। सेकंड इम्पोर्टेंट बात यही है कि जो टॉपिक है हो सकता है वो ट्रिकी हो, आपने उसे कॉम्प्रिहेंड करना है, समझना है कि एग्ज़ामिनर पूछना क्या चाहता है, तो उसको ब्रेक डाउन करना है वर्ड बाय वर्ड। ये समझना है कि ये क्या पूछ रहा है, मैं क्या इसके अंदर लिख सकता या लिख सकती हूँ और उसको सबसे पहले समझें और जो भी आपके ज़हन में आ रहा है उसको एक लिखते जाएँ एक पेपर। थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग इज़ आउटलाइन एंड टाइम मैनेजमेंट। आउटलाइन के ऊपर आपको कम से कम 20 से 25 मिनट लगाने चाहिए, क्योंकि जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी आउटलाइन होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका एसे होगा। आउटलाइन में ही आप डिसाइड करेंगे कि आपने स्टार्ट कैसे करना है, उसका उसकी बॉडी कैसे होना चाहिए, उसका इंट्रो कैसा होना चाहिए, उसको एंड आपने कैसे करना है, किस स्टाइल में लिखना है, ये सारा का सारा आउटलाइन में डिसाइड होगा। इसलिए आपने जो अपना बेस्ट देना है वो आउटलाइन में देना है। Essay writing is all about your knowledge. Knowledge means quality of material, quality of your content. The second thing, important thing is the clarity, flow and expression. आप नॉलेज है अपना तो उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं,
आप कैसे एक्सप्रेशंस यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की कोटेशंस यूज़ कर रहे हैं, कैसे आप इडियम्स यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर, फ्लो कैसा है। एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है ऐसे के स्ट्रक्चर में वो ये कि इसके अंदर एक बहाव, एक फ्लो होना चाहिए। एक तरह की जैसे कि स्टोरी टेलिंग होती है, यानी इसको एंगेजिंग होना चाहिए। ये ना हो कि आप पहले पैराग्राफ में कोई बात कर रहे हो, दूसरे से डिस्कनेक्ट है, फिर तीसरे से डिस्कनेक्ट है। एक बिल्कुल ऐसे जैसे कि दरिया बहता है, नदियाँ बहती है, उस तरह का एक पूरा बहाव होना चाहिए उस ऐसे में कि जब एग्ज़ामिनर उसको पहले पैराग्राफ को पढ़े, उससे लेकर आखिरी पैराग्राफ तक वो सारा का सारा ना सिर्फ़ इंटरकनेक्टेड हो, बल्कि वो सब कोई बहुत अच्छी सेंस बना रहा हो और वो इम्प्रेस हो आपके एक्सप्रेशन से। अब एआई की वजह से आपके सामने एक दुनिया मौजूद है। हमारे टाइम पर तो वक़्त ज़ाया करने के लिए सिर्फ़ टीवी होता था और उसके बाद आपके पास सिर्फ़ 2 ऑप्शन होते थे कि या आप पढ़ सकते हैं या आप खेल सकते हैं। तो हमें पढ़ना ही पड़ता था क्योंकि खेलने का भी कोई ख़ास ऑप्शंस उस वक़्त मौजूद नहीं थे। कम मैं अपनी बात कर रही हूँ कम से कम। तो बचपन से एक जो मैंने डेवलप किया, जो शौक एक डेवलप हुआ वो लैंग्वेजेज़ का था, लिटरेचर का था। अरबी, फ़ारसी, फिर इंग्लिश लिटरेचर, थोड़ा बहुत रशियन, कुछ फ्रेंच लिटरेचर। मेरा ख़्याल है कि आपको अपने एक्सप्रेशन को बेहतर करने के लिए लिटरेचर ज़रूर पढ़ना चाहिए। चाहे थोड़ा पढ़ें, चाहे आपको समझ नहीं भी आता या आपको कोई ख़ास उससे दिलचस्पी नहीं है, फिर भी कोशिश करें जो आसान चीज़ें हैं वो पढ़ें, सिम्प्लिफाइड वर्जन्स पढ़ें, क्योंकि लिटरेचर आपके एक्सप्रेशन को बहुत बेहतर करेगा और हमेशा आपको चीज़ों के मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं उसको समझने में मदद देगा। आप खुद को एक बेहतर पोज़ीशन में महसूस करेंगे पहले की बनिस्बत। क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी भी पड़ती हैं, जिसमें करंट अफ़ेयर्स हैं, किसी थोड़ा बहुत सोशियोलॉजी, थोड़ा बहुत फ़िलॉसफ़ी, ये सारी चीज़ें पढ़ने की वजह से आपका ज़हन भी एक मुख्तलिफ़ ज़ाविये से सोचने लगेगा और आप एक मुख्तलिफ़ इंसान बन जाएँगे। जब मैं लोगों से बात करती हूँ, कामयाबी के हवाले से या कामयाब लोगों के हवाले से, तो मेरे ज़हन में हमेशा गालिब का ये शेर आता है कि दाम हर मौज में है हल्क़ए सदकाम नहंग और देखें क्या गुज़रे है कतरे पे गौहर होने तक। तो जो भी आदमी आपको कामयाब लग रहा है ना, वो बिल्कुल जैसे इस शेर में बताया गया है, वो दरिया में उस छोटे से कतरे की तरह है, जिसके रास्ते में बहुत सारे मगरमच्छ मुँह खोल के खड़े हैं कि वो उसको फ़ना कर दें। और वो मगरमच्छ कौन हैं? वो हैं डेंजर्स, वो हैं फ़ियर्स, इनर फ़ियर्स, एक्सटर्नल फ़ियर्स, आपके ब्लॉक रोड्स, चैलेंजेस। और जब वो कतरा इन सारे मगरमच्छों या इन सारी मुसीबतों के मुँह से निकल जाता है कामयाबी से और वो एक सीप में चला जाता है जहाँ वो एक मोती की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो फिर हम कहते हैं कि वाह देखें जी ये तो है कामयाब आदमी। लेकिन उसके पीछे की वो जो स्ट्रगल है, वो तकलीफ है, किस तरह से उसने उन चैलेंजेस को ओवरकम किया, उसके बारे में हम में से काफ़ी सारे लोग नहीं जानते। तो बहुत सारे मसाइल से गुज़र कर या बहुत सारे रिस्क्स लेकर वो लोग कामयाब होते हैं, जिनको आज आप गर्दन उठा के देख सकते हैं और कहते हैं कि ये कामयाब लोग हैं। माय एडवाइस टू यू इज़ टू take pride in your struggles, to enjoy your struggles, because every struggle is changing you into a pearl that you are meant to be.